Hello everybody, welcome back to our channel. Let's start our today topic and that is political parties. लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज का। तो जैसे आप पीछे थंबनेल में भी देख रहे होंगे, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, ये हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी, ये अरविंद केजरीवाल जी और ये साथ साथ वैसे तो नीतीश कुमार जी थे, पता नहीं पर ये ज़्यादा अच्छे से बना दिए, लग नहीं रहे। और बीच में जो है आपका भावी नेता, इसे तो देख के पहचान ही गए होंगे, आगे आने वाली पार्टी में ये तुम्हें दिख जाएंगे। तो चलो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे। अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये सोच के परेशान मत होना कि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन कराने लगे हैं। ये क्वेश्चन आंसर किस फॉर्म में है, आप एनसीईआरटी बुक की बुक खोलोगे तो पहले पेज पर जो टॉपिक है वही वाला आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे सबसे पहले टॉपिक पे पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यही पढ़ने को मिलेगा। तो एज अ नोट्स भी मान सकते हैं या फिर ये भी सोच सकते हैं कि साथ साथ आपको उस पेज से किस तरीके की क्वेश्चन की लैंग्वेज बन के पेपर में आ रही है वो भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो सबसे पहला हमारा है व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है और साथ साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी कि क्या क्या उनकी खासियत हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली बात, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये लोगों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, हु फॉलो एन आइडियोलॉजी, जो अपनी एक आदर्श को फॉलो करके बनती है, एंड थस कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, और एक साथ आकर क्या काम करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, कॉन्टेस्ट द इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। और अगर जीत जाए तो जीतने के बाद क्या होगा, सरकार में, पावर में भी वही लोग लीड करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, क्लियर हुई है इतनी बात? सीधी सीधी बात, पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं है, बस ग्रुप है कुछ लोगों का जिनकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, अपनी एक विचारधारा होती है, उसके थ्रू वे एक साथ आकर चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद पावर में आते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल पार्टीज का टॉपिक। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, अ पॉलिटिकल पार्टी हैज मेंबर्स हु एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। पॉलिटिकल पार्टी बनी है तो पार्टी में क्या हो गए, कुछ मेंबर्स होते हैं। अब ये सारे मेंबर एग्री करते हैं कुछ पॉलिसी पे, यानी कि ये मिलकर कुछ नीति बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं लोगों के लिए, पॉलिसी एंड प्रोग्राम, कि भाई अगर तुम्हें चुनाव लड़ना है, तुम्हें जीतना है, तो तुम्हें ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि भाई कैसे तुम जीतोगे या क्या क्या प्रोग्राम तुम जीतने के बाद लोगों के दोगे। फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड, और मेन मोटिव क्या होना चाहिए पार्टी का, कि कैसे सोसाइटी को कलेक्टिवली गुड, अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। पार्टी बनना मेन नहीं है, मेन होता है भी पार्टी के पास आइडियोलॉजी क्या है, प्रमोशन के लिए क्या चीज़ है कि वो उभर कर आगे आएगी और लोग उसे पसंद करना शुरू करेंगे। सेकंड, इट सीक्स टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू द इलेक्शन। अब यहाँ पे पॉलिसी तो बना ली, प्रचार करने से पहले वो पॉलिसी लोगों को बता भी दी, होगा क्या, वे पॉलिसी लागू कब होगी, इंप्लीमेंट कब होगी, वे पॉलिसी इंप्लीमेंट जब होती है जब वे विन करते हैं, वे जीतते हैं थ्रू द इलेक्शन, जो पार्टी जीत कर आती है। अब मान के चलो जैसे सेंटर में बीजेपी है, बीजेपी ने आने से पहले जो जो वादे करे थे, अब जीतने के बाद लोग उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने जो जो हमें प्रोमिस करे थे आप उसको पे करो। तो उन सब को पे करने का मतलब, उन्हें प्रमोट करने का मतलब, वे लागू कब होगी, इंप्लीमेंट कब होगी, जब वे जीत कर आ जाएगी। और अगर जीत कर ही ना आई तो फिर कुछ बात नहीं, फिर इसका मतलब है कि उनके जो प्रोमिस थे वे लोगों को पसंद नहीं आए हैं। थर्ड, पार्टी ट्राई टू परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर। अब क्योंकि हमने देखा है कई सारी पार्टीज़ है, तो कई सारी पार्टीज़ है तो उन्हें लोगों को मनाना पड़ेगा कि उन्हीं की जो पॉलिसी है वो बाकी अदर पार्टी से बेटर कैसे है, क्योंकि सब पार्टी कुछ ना कुछ ऑफर कर रही है, तो हमें किसी को चुनना है तो हम उसे ही तो चुनेंगे जिसकी हमें पॉलिसी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसी कारण से क्या होता है कि पार्टी को ये भी मनाना पड़ता है कि उनकी पॉलिसी बेटर क्यों है, उन्हें हम वोट क्यों दें। फोर्थ, पार्टी आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ये सोसाइटी का ही एक पार्ट होती है, एंड थस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप, सोसाइटी का पार्ट होती है। ये देखो, हम सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों को तो खुश नहीं कर सकते, तो पार्टी क्या करती है, कई बार पार्टी पार्टीशनशिप करती है। पार्टीशनशिप्स क्या होता है, देखो, इट इज़ अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस व्यू ऑन एन इशू।
ये क्या काम करती है, पार्टीशन से मतलब होता है पक्षपात करना। तो पार्टी ज़्यादातर उस ग्रुप का, उस लोगों का फेवर ज़्यादा करती है जो क्या लगता है, जैसे मान के चलो कि हम, मैं कोई किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से खड़ा हूँ, तो मैं अपनी कास्ट का फ़ायदा ज़्यादा करूँगा, क्योंकि क्या होगा, फेवर उसका ज़्यादा लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इनसे तो मुझे वोट मिलेगी ही मिलेगी। तो उसी चीज़ को बोला जाता है पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप क्या है? एक टेंडेंसी, एक बिहेवियर है जिसमें एक पार्टी क्या करती है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की साइड लेती है, जिससे क्या होगा, वे इनेबल हो जाएगी टू एक बैलेंस व्यू ऑन एन इशू। अब बैलेंस व्यू कैसे ले पाएगी, जब एक का फेवर कर रहे हैं तो किसी दूसरे के साथ तो पक्षपात होगा ना, वही चीज़ इसमें शो करता है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी हैज मेनली 3 कंपोनेंट। ये एमसीक्यू में भी बन के आ जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी के मेनली 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। पहला होता है लीडर। पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए एक मेन छवि, एक लीडर होना चाहिए। दूसरा, द एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स क्या होते हैं, लीडर तो हर जगह अपना प्रमोशन करने के लिए नहीं जाएगा, तो उससे पार्टी की थीम को प्रमोट कौन करते हैं, उसके लीडर्स प्रमोट करते हैं। और लास्ट में फॉलोअर्स। फॉलोअर्स होते हैं अनुयायी, कि किसको कौन सी पार्टी पसंद आ रही है, कौन किस चीज़ को फॉलो कर रहा है। अब मान लो दो कई सारी पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, अब उसमें से मुझे कौन सी पार्टी पसंद आ रही है, कि मुझे बीजेपी पसंद आ रही है या मुझे आम आदमी पार्टी पसंद आ रही है, तो मैं क्या बनूंगा, मैं उसका रहूँगा फॉलोअर्स की, मैं उससे प्रमोट करूँगा और मैं उसकी अच्छी बातों को कहीं ना कहीं शेयर करूँगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, उन्हें की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, और साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के मेनली 3 कंपोनेंट क्या है। क्लियर है इतनी चीज़? अब हम चलते हैं आगे। स्टेट द वेरियस फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स का बन के अगर इसमें से कोई सा आना है तो एज इट इज़ यही वाला आ जाता है। क्लियर है? देखो, स्टेट द वेरियस फंक्शन। अब पॉलिटिकल पार्टी तो हमने बना ली, अब पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या क्या है, काम क्या क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या फंक्शन करती है। तो सबसे पहली बात, हेडिंग भी ध्यान रखोगे, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं भी पढ़ोगे, जब भी काम चल जाएगा, क्योंकि मेन चीज़ होती है आंसर। देखो, इसका एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, पीडीएफ जो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हम कर रहे हैं, इसमें आपको आंसर राइटिंग का पता चलेगा। अगर 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट विद हेडिंग और थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट, 3 से 4, मतलब 3 से 4 पॉइंट, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता है। तो वापस चलते हैं। सबसे पहले पार्टी का फंक्शन क्या है, कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अब पार्टी बनी है किस लिए बनी है, चुनाव को लड़ने के लिए, मेन काम तो चुनाव लड़ना है ना। तो पहला फंक्शन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। कैंडिडेट आर पुट फॉरवर्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को उतारती है कि जैसे एमपी एमएलए के लिए हमारी सीट से कौन कौन चुनाव लड़ेगा, और उसके बाद क्या काम करते हैं, एमपी एमएलए उतरने के बाद टू कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन, वे चुनाव में भाग लेते हैं। दीज कैंडिडेट में बी चूजन बाय द टॉप लीडर। ज़्यादातर क्या होता है, ये कैंडिडेट किसके द्वारा चुने जाते हैं, टॉप लीडर्स के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे बीजेपी की जो कमांड है अगर देखी जाए अमित शाह जी के हाथों में, वहीं पे कांग्रेस की बात करें तो सोनिया गांधी हो गई, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, जो उनके अध्यक्ष माने जाते हैं, वही क्या काम करते हैं कि पार्टी के टॉप लीडर किस, यानी कि कौन सी सीट से कौन लड़ेगा, इस चीज़ का फैसला करते हैं। और बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्टी, कई बार मेंबर ऑफ पार्टी की भी एडवाइस ले ली जाती है कि सीट से किसको चुनाव लड़ना चाहिए। सेकंड, तो पहला फंक्शन क्या हुआ, चुनाव का लड़ना। सेकंड, मेक पॉलिसी एंड प्रोग्राम। अब चुनाव लड़ने से पहले अभी हम पहले ही देख के आए हैं, अगर चुनाव लड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पॉलिसी या प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। पॉलिसी प्रोग्राम कैसे, पार्टी पुट फॉरवर्ड प्रेयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर वोटर टू चूज फ्रॉम देम। अब पार्टी तो बहुत सारी है, तो उस बहुत सारी में से हम किसी एक को कैसे वोट दें, कैसे क्रिटिसाइज करें, या कैसे हम उसे फेवर करें कि नहीं ये वाली पार्टी हमें अच्छी लग रही है, वो डिसाइड करती है उनकी पॉलिसीज़ कि ये किस तरीके की नीति लोगों के सामने रखेगी, क्या क्या प्रोमिस लोगों के लिए करेंगे। तो इसलिए सेकंड काम क्या होता है, पार्टी बनते ही चुनावी प्रचार के लिए उन्हें पॉलिसी एंड प्रोग्राम तैयार करने पड़ते हैं। थर्ड, टू मेकिंग द लॉज। अब जो पार्टी जीत के आ गई, तो जीत के आने के बाद पार्लियामेंट में जाएगी, उन्हीं का कैबिनेट होते हैं, उन्हीं के पीएम होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, कानून बनाने का राइट भी, लॉ मेकिंग का राइट्स भी उन्हीं के पास हो जाता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। नो लॉ कैन बिकम अ बिल। कोई भी लॉ, कोई भी कानून बिल या फिर एक्ट नहीं बन सकता है जब तक मेजॉरिटी ऑफ पार्टी सपोर्ट ना करे। जैसे पार्लियामेंट में हम जाते हैं तो हमने देखा है कि या तो सिंपल मेजॉरिटी 1/4 की होती है या फिर
2/3 की मेजोरिटी से पास करना पड़ता है, और हर उससे अलग अलग से। जैसे मान लो लोकसभा में पहले बिल रखा गया, यहाँ से पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, और यहाँ से पास होगा तो फिर फाइनल अप्रूवल किसका होता है? प्रेसिडेंट का फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद ही कोई लॉ या बिल एक्ट बनता है। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए? इनकी मेजोरिटी होनी चाहिए 2/3 या 1/4 की। तो लॉ मेकिंग का काम भी इनका ही होता है। फोर्थ, रन गवर्नमेंट। अब जो सरकार बन के आई है वो सरकार चलाएगी भी तो। पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जिसकी पार्टी जीत जाती है, मान लो 3-4 पार्टी इलेक्शन में खड़ी है, एक पार्टी हारी तो वो बाहर हो गई, दूसरी पार्टी जीती तो वो क्या करेगी? वो सरकार को चलाएगी। फिफ्थ, रोल ऑफ द अपोजिशन। जीतने वाली तो विनिंग पार्टी तो क्या करती है? सरकार चलाती है, और हारने वाली पार्टी क्या करती है? अपोजिशन का रोल प्ले करती है। अपोजिशन का मतलब जैसे पार्टी दैट लूज इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टी इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज। हम देखते हैं कि क्रिटिसाइज करने का काम किसका है? अपोजिशन पार्टी का ही काम है। मेन काम यही है कि जो भी सरकार के द्वारा गलत काम करे जा रहे हैं, जो सरकार अच्छे से नहीं समझ पा रही है, उसे क्रिटिसाइज करने का, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का, और एक अलग व्यू सरकार के सामने रखने का, वो काम किसका हो जाता है? अपोजिशन का हो जाता है। क्रिटिसाइज का मतलब कमी निकालना फॉर इट्स फेलियर, जहाँ पर वे फेल हुए हैं, जहाँ पर वे अच्छे से काम नहीं कर पाए हैं, या फिर रॉन्ग पॉलिसी की ज़बरदस्ती की उन्होंने कोई नई नीति लोगों पर थोप दी है। तो ये हो जाता है हमारा 5th पॉइंट। अब आते हैं 6 पे। तो 6 की अगर हम बात करें, 6 होता है सेव पब्लिक ओपिनियन। सेव पब्लिक ओपिनियन का मतलब ये लोगों के ओपिनियन को अपने अकॉर्डिंग ढालते हैं। कैसे? पार्टी समटाइम आल्सो लॉन्च मूवमेंट। कुछ टाइम क्या होता है, पार्टी आंदोलन लॉन्च करती है फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा फेस करे गए। एक बात मान के चलते, जैसे कोई पार्टी ने या रूलिंग पार्टी ने कोई गलत एक्ट ला दिया, तो उस गलत एक्ट के अगेंस्ट हम क्या करते हैं? रिवॉल्यूशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, हालांकि पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब शांतिपूर्वक तरीके से हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तोड़ फोड़ करना या लड़ाई झगड़ा करना कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलो नहीं करता है। तो इसको भी मोटिव कौन देगा? जो अपोजिशन की पार्टी है वही वाली। सेकेंड, इंट्रोड्यूस वेलफेयर प्रोग्राम। अब जो जीत के आए हैं उन्हें केवल क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं, तो उन्हें केवल अमीर लोगों का ध्यान नहीं रखना है, उन्हें किसका ध्यान रखना है? सभी लोगों का। तो जिसमें क्या करेंगे वे? वेलफेयर प्रोग्राम्स। वेलफेयर का मतलब लोगों के हितकारी, लोगों के भले के लिए कुछ ना कुछ नीतियां लानी पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? सरकार के और लोगों के बीच में एक लिंक बनाती है, आपस में इंटरकनेक्ट करती है। जैसे टू एक्सेस द गवर्नमेंट स्कीम। मान लो कोई गवर्नमेंट कोई नई स्कीम लेके आया, योजना लेके आया, तो हम क्या कहते हैं? कुछ लोगों को तक तो वो पता ही नहीं लगती क्या स्कीम सरकार द्वारा चलाई गई है, या जो चली है उसे कैसे लेना है। तो उसका काम कौन करता है? लोकल लीडर्स। जैसे तुम्हारे एरिया का MLA हुआ, या फिर निगम पार्षद हुए, पंचायत हुए, म्यूनसिपल कम्युनिटीज़ हुए, ये वाले क्या काम करते हैं? तुम्हें उन पार्टी की स्कीम्स के बारे में बताएंगे और कैसे वो तुम्हें लेनी है इस चीज़ को शो करेंगे। सो इट इज़ ईजी फॉर द पब्लिक टू अप्रोच देयर लोकल लीडर। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति डायरेक्ट PM CM से नहीं मिल सकता है, लेकिन जो उस एरिया का चुना हुआ लोकल लीडर है उससे तो मिल सकता है ना। इसलिए लोकल लीडर तक आराम से मिल सकता है। देन ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, द लोकल लीडर हैज़ टू लिसन टू द पब्लिक डिमांड। और लोकल लीडर को पब्लिक की जो डिमांड है वो भी सुननी पड़ती है, अदरवाइज ही विल लूज द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर नहीं सुनेगा तो अगले इलेक्शन में लोग उसे हरा देंगे। तो ये सारे काम है हमारे किसके? कि पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या क्या है। तो इसमें से अगर 5 मार्क्स का आता है जटिल, तो कोई भी 5 पॉइंट अपनी तरफ से उठाकर लिख सकते हो। क्लियर है ये चीज़? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। अब हमने पॉलिटिकल पार्टी देख लिया, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या फंक्शन है वो हम देख चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि इनके क्या क्या काम होते हैं, या मतलब डिफरेंट टाइप क्या क्या है, किस किस तरीके की पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो हम 3 तरीके की पार्टी देखते हैं। सबसे पहला होता है वन पार्टी सिस्टम, यानी कि ऐसी कंट्री वन पार्टी से अपने आप में बता रहा है। वन पार्टी का मतलब कितनी पार्टी होगी चुनाव लड़ने के लिए? केवल और केवल एक पार्टी होगी। जैसे ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, यानी कि ये क्या दिखा रहे हैं कि चुनाव तो हो रहा है, लेकिन चुनाव में लड़ने के लिए केवल एक ही पार्टी है, हर बार वही जीतेगी। तो क्या हम इसे डेमोक्रेसी बोल पाएंगे? नहीं। वन पार्टी इलेक्शन सही तरीके से डेमोक्रेटिक में नहीं आता, क्योंकि डेमोक्रेसी हमें क्या ऑफर करती है? एक से ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए, ताकि हमारे पास
लोगों को पार्टी को चुनने का मौका हो। तो वन पार्टी इलेक्शन का एग्जाम्पल क्या है? चाइना। ये ध्यान रखना इनके एग्जाम्पल, क्योंकि एमसीक्यू बन के आए हुए हैं वन पार्टी इलेक्शन का कौन सा है, टू पार्टी का और मल्टी पार्टी का कौन सा है। अब इसके बाद आता है टू पार्टी सिस्टम। तो टू पार्टी का मतलब जिस देश में दो पार्टी होगी, तो दो पार्टी पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेजर पार्टी। अब इसमें क्या होगा, मान लो एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, केवल दो ही पार्टी है। वैसे इंडिया में तो बहुत सारी है, केवल दो ही पार्टी है, तो क्या होगा, 10 साल ये जीत गए। अब लोगों को इनका काम पसंद नहीं आया तो क्या होंगे, अगले 10 साल इन्हें जिता देंगे, फिर इन्हें पसंद नहीं आएगा, फिर इन्हें जिता देंगे। तो क्या हो रहा है, पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेजर पार्टी। तो पावर इन दोनों पार्टी के बीच ही चेंज होती हुई जा रही है। तो टू पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, यूएसए एंड यूके, अमेरिका और इंग्लैंड, ये दो टू पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल है। थर्ड अगर हम बात करें मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी का मतलब एक से ज़्यादा में बहुत सारी पार्टी इसमें हो सकती है। तो सेवरल पार्टी compete फॉर द पावर, बहुत सारी पार्टी एक साथ प्रतियोगिता में भाग लेती है पावर में आने के लिए। एंड मोर देन वन पार्टी, और एक से ज़्यादा पार्टी के पास भी चांस होते हैं कि वे इलेक्शन जीत जाए। इसका एग्जाम्पल है इंडिया। जैसे इंडिया में हमने देखा है इस बार वाले में भी एनडीए की गवर्नमेंट थी और यूपीए की थी। तो एनडीए ने मतलब जो मेन लीड पे थी वो थी बीजेपी, लेकिन बीजेपी को पूर्ण मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी नहीं मिली है, पूर्ण बहुमत नहीं मिली है। तो क्या करना पड़ा उन्हें, तो उन्हें कुछ पार्टी के साथ कोलिशन करना पड़ा है, गठबंधन करना पड़ा है। तो वो किस चीज़ को शो करता है कि एक से ज़्यादा पार्टी के भी जीतने के चांस हो जाते हैं। हम फिक्स नहीं कह सकते कि इस बार भी यही पार्टी जीत कर आ जाएगी। तो इसी को बोला जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल ध्यान रख रहे हैं, एमसीक्यू में बहुत बार पूछे गए हैं। टू पार्टी सिस्टम में यूएसए एंड यूके, वन पार्टी में चाइना, और इंडिया कैसे देश में आता है, मल्टी पार्टी सिस्टम में आता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग टाइप क्या है, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्टी एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। नेशनल पार्टी के बीच में और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये भी सेम, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज ही अलग है, बस बाकी चीज़ें इसमें सेम है कि क्या क्या इसमें दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, नेशनल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के बीच में डिफरेंस करो। सबसे पहली बात, नेशनल का मतलब क्या होता है, देश में। तो प्रेजेंट इन द सेवरल और ऑल फेडरल यूनिट ऑफ द फेडरेशन। फेडरल क्या होता था, संघ, संघ का मतलब छोटी छोटी यूनिट। तो या तो पूरे के पूरे, सेवरल का मतलब पूरे के ही देश में ये प्रेजेंट होगी, या फिर जो छोटे छोटे संघ है, जो जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया और इसमें 28 स्टेट्स है, तो 28 स्टेट्स में भी क्या होगा, ये सारी पार्टी का बोलबाला होगा, मेजोरिटी में एक ही पार्टी देखने को मिलेगी। जैसे करंट की अगर हम बात करें तो इंडिया में करंट में रूलिंग में सबसे हाईएस्ट में कौन चल रही है, बीजेपी चल रही है। सेंटर के अकॉर्डिंग भी और अलग अलग स्टेट में भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेट कवर करी हुई है जीतकर बीजेपी ने। सेकंड, अ पार्टी दैट सिक्योर, इसको भी देखते हैं, पार्टी इज विच आर प्रेजेंट इन फ्यू फेडरल यूनिट। अब कोई पार्टी ऐसी हो कुछ ही यूनिट्स में है। जैसे हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी केवल और केवल कहाँ पे थी, दिल्ली में थी, बाद में थोड़ी बहुत गोवा में बढ़ी है, एक आध पंजाब में बढ़ी है, लेकिन सब इसमें तो नहीं आई ना, सारी स्टेट्स में तो नहीं आई ना, कुछ स्टेट्स में थी। तो अगर कुछ ही यूनिट में होगी तो हो जाएगी स्टेट या रीजनल पार्टी बोलेंगे। अगर बहुत सारी स्टेट्स में आ रही है या पूरे देश में चल रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, नेशनल पार्टी बोलेंगे। अब मेजर डिफरेंस जानते हैं कि किसे हम नेशनल पार्टी घोषित करेंगे और किसको हम नॉर्मल पार्टी मानेंगे। पहला, अ पार्टी दैट सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन। जो पार्टी लोकसभा के चुनाव में मिनिमम 6% वोट लेकर आएगी, या फिर असेंबली इलेक्शन की 4 स्टेट में मिनिमम 6% वोट लेकर आएगी, उसको हम नेशनल पार्टी बोलेंगे। 6% का मतलब है कि अगर लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो 543 सीट है, विनिंग सीट नहीं बता रहा मैं इसमें, 543 की जितनी वोट पड़ी, मान लो 100% वोट पड़ती है, तो 100% में से मिनिमम 6% वोट वैल्यू होनी चाहिए। या अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट में कितनी, कम से कम 4 स्टेट की मिलाकर उनके पास 6% वोट वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा, तो पहला तो ऑप्शन होता है ये प्लस में, इसी के साथ ये प्लस में है, यानी कि दोनों कंडीशन जरूरी है नेशनल पार्टी बनने के लिए। तो दूसरी कंडीशन क्या है, विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, या लोकसभा के अंदर कम से कम 4 सीट होनी चाहिए। जो 543 है, 543 में से मिनिमम
4 सीट, चाहे कहीं से भी वो कॉन्टेस्ट कर रहा हो, मिनिमम 4 सीट उस पार्टी को जीतनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम उसको नेशनल पार्टी बोलेंगे, वरना वो स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी के तौर पर जानी जाएगी। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। नेशनल पार्टी कब अनाउंस करेंगे? नेशनल पार्टी के लिए क्या होना चाहिए? 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन, और या फिर किसी 4 स्टेट को मिलाकर भी 6% वोट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 4 सीट उन्हें लोकसभा में जीतनी जरूरी है। अब बात करते हैं हम स्टेट पार्टी की। तो स्टेट पार्टी की बात करें, ये तो हमने देख लिया कि कुछ ही स्टेट में उसका बोलबाला होगा। सेकंड बात करें, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। किसी एक लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, यानी कि किसी एक स्टेट के जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनमें मिनिमम 6% की वोट हो। दूसरा, मिनिमम कितनी सीट जीतनी चाहिए? मिनिमम 2 सीट उसे लेजिस्लेटिव असेंबली में उस पार्टी को जीतनी चाहिए, तभी हम उसे स्टेट पार्टी अनाउंस करेंगे, वरना वो स्टेट पार्टी भी नहीं कहलाई जाएगी। क्लियर इतनी बात? तो शॉर्ट में देखें तो इसमें क्या है? 6% इन लोकसभा या फिर 4 स्टेट की असेंबली में, इनमें 6% वोट हो, साथ साथ ये तो हो, या इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन हो, 6% लोकसभा में या स्टेट असेंबली में भी आ गई तो भी हम उसको बोल देंगे। लेकिन साथ साथ क्या होनी चाहिए? 4 सीट उसे मिलनी ही चाहिए। तो ये तो हो जाएगी हमारी नेशनल पार्टी। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो 6% किसकी? क्योंकि ये स्टेट पार्टी है, तो 6% केवल कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, और साथ साथ मिनिमम 2 सीट इसे जीतनी चाहिए, तब जाकर ये स्टेट पार्टी बोलेंगे किसी को, और यहाँ पे आकर हम किसी को नेशनल पार्टी के तौर पर बोलेंगे। क्लियर है इतनी चीज़ें? चल रही है भाई कि अच्छे से वीडियो वगैरह? ओके। तो अब इसी के बेसिस पर कुछ हमारी पार्टियां हैं जिनको हमने नेशनल पार्टी बोला है, उसको देख लेते हैं, क्योंकि इन पे थोड़े बहुत MCQ बन के आ जाते हैं फेवरेबल। हालांकि इस बार चैप्टर ने, मतलब CBSE ने थोड़ा सा खेल कर दिया। अब तक से पहले केवल नेशनल पार्टी में से क्वेश्चन बन के आते थे, इस बार वे चले गए रीजनल पार्टी की तरफ। तो थोड़ा सा इस बार लास्ट में पेपर से पहले रीजनल पार्टी के भी एक बार ओवरव्यू लेके चले जाना कि कौन सी स्टेट की कौन सी फेमस पार्टी है। ठीक है, जैसे करंट में बिहार में इलेक्शन है उसकी देख लेना, आसपास में पंजाब है, हरियाणा है, एक तमिलनाडु DMK वगैरह, ये 4-5 पार्टी गिनी चुनी सी देख लेना। उससे थोड़ा सा अगर MCQ लीग से बाहर भी जाता है तो वो कवर हो जाएगा। हालांकि इम्पोर्टेंट ये 8 पार्टी ही है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ जाए कि कितनी हमारे पास नेशनल पार्टी के तौर पर कितनी पार्टी है। तो टोटल अगर हम बात करें कितनी पार्टी है? 8 हमारी नेशनल पार्टी है। उसमें से सबसे पहली हमारी पार्टी आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, या जिसको हम शॉर्ट में कांग्रेस पार्टी भी बोलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी सिंबल्स, कैसा सिंबल है? हाथ का निशान होता है। दूसरा, ये सबसे पुरानी पार्टी है। सबसे पुरानी पार्टी का मतलब देखो, जैसे इसमें लिख भी रखा है मैंने, ये स्टैब्लिश करी गई थी 28 दिसंबर 1885 में। तो अगर ब्रिटिश सर के टाइम से भी पहले की अगर हम बात करें कौन सी पार्टी इंडिया में चल रही है, तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही थी। ये मुंबई में स्टैब्लिश हुई थी, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वे कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं, तो ओल्डेस्ट पार्टी है ये हमें पता लग गया। उसके बाद इसमें क्या काम करते हैं? इसका मेन थीम क्या थी? सेक्युलरिज्म, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज। मेन थीम क्या थी कि जो हम क्या करेंगे, धर्मनिरपेक्ष की बात करेंगे एक तो, दूसरा साथ साथ वीकर लोगों के लिए भी हम कुछ ना कुछ आइडिया लेकर आएंगे, माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखेंगे। करंट में इसने गठबंधन करा हुआ है UPA के साथ, यानी कि UPA क्या है? इसकी फुल फॉर्म अगर हम बताएं, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। तो यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ती है, UPA की तरफ से फॉर्म करती है। और करंट में अगर हम बात करें, अपोजिशन पार्टी है लोकसभा में, यानी कि रूलिंग पार्टी नहीं है, जीत कर नहीं आई है, लेकिन अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कौन सी है? कांग्रेस ही चल रही है। तो पहला हो गया ये। क्या क्या ध्यान रखना है इनमें? पहली बात इनका सिंबल्स, ठीक है। दूसरी बात, एक आध जो मेन लीडर का नाम है और उनकी थीम, जैसे इसकी इसने थीम रखी है सेक्युलरिज्म और माइनॉरिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, बस इतनी सी चीज़ें ध्यान रखते हुए चलना है हमें। सेकंड अगर हम बात करें, अगली कौन सी आ जाएगी पार्टी इसमें? अगली हमारी चलती है BJP। तो करंट की लीडिंग पार्टी भी BJP ही है।
भारतीय जनता पार्टी, तो इसको क्या बोलते हैं? बीजेपी। सिंबल्स भी ध्यान रखना, सिंबल्स भी पूछ लिया जाता है। तो बीजेपी का सिंबल क्या है? लोटस, कमल। फाउंडेड इन 1980। 1980 से पहले क्या था? देखो इसमें थोड़ी सी बात और लिख लो अलग से। ये 1951 में भारतीय जनसंघ के नाम से बनी थी। भारतीय जनसंघ के नाम से ये पार्टी पहले बनी थी। इसको बाद में 1980 में रिवाइव करा है। तो रिवाइव करने वाले लीडर का नाम क्या आता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये वाली चीज़ें पूछ ली जाती है एमसीक्यू में कि जो कौन सी पार्टी थी जो उनसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाई गई है और कब बनी थी? 1980 में। रिवाइव करा गया अगर ऑप्शन में 1951 भी है तो 1951 भी इसमें डाल देंगे। भारतीय जनसंघ इसका पुराना नाम था। तो ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडियन एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यू, बिलीव इन कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व। इनकी जो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इन्होंने जब ये आई थी पार्टी बनाई थी इन्होंने कुछ थीम्स रखी थी, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे यानी कि सबके लिए समान कानून, जिसपे इन्होंने एक काम भी करा था, ट्रिपल तलाक वाला, जो 3 तलाक वाला कानून था ना वो, उस पर भी एक्शन करा था। दूसरा, करंटली लीड द रूलिंग एनडीए एंड गवर्नमेंट इन द सेंटर। ये करंट में एनडीए के साथ कोलिशन करके गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये सारी पार्टी मिलकर, जैसे तुमने देखा होगा इस बार के इलेक्शन में कौन जीता है बताओ? बीजेपी जीती है या एनडीए जीती है? बीजेपी नहीं जीती है, एनडीए की पार्टी जीती है, क्योंकि ये गठबंधन कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान चुनाव लड़ा गया था। तो जीत के आई है एनडीए। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी। बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिली है, इसलिए हेड जो पीएम बनाया वो किसका बना है? बीजेपी पार्टी का ही बना है। क्लियर है ये चीज़ें? अब इनकी एक इंटीग्रल ह्यूमनिज्म भी एक इनके बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है। तो ये बेसिकली अबे बीजेपी और कांग्रेस दो की जो थीम थी वो हमने देख ली है। एमसीक्यू बन के आते हैं बीजेपी कांग्रेस पे, और सभी तीसरी जो पार्टी हमारी चलती है बीएसपी। हालांकि अगर हम बात करें करंट में बीएसपी नेशनल पार्टी से हटा दी गई है क्योंकि इसकी वोट वैल्यू 6% भी नहीं थी, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखी है इसलिए हमें इसे देखना पड़ता है। तो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाजवाद पार्टी कब बनी थी? 1984 में बनी है। सिंबल्स क्या है इसका? हाथी, एलिफेंट सिंबल्स है। और अगर हम बात करें सिख रिप्रेजेंट एंड सिक्योर फ्रॉम द बहुजन समाज विच इंक्लूड एससीज एंड आदिवासी। तो सबसे पहले मतलब सबसे मेन थीम जो ये किसके लिए प्रमोट करते हैं? शेड्यूल कास्ट एंड आदिवासीज को ये मेनली सेंटर पे लेकर चले हैं। तो ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडिया एंड टीचिंग फ्रॉम द, अब इनके इन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से लिए हैं? साहू जी महाराज हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए, पेरियार रामास्वामी नायकर हो गए, BR अम्बेडकर। ये सारे इनके लीडर्स हैं जिनकी आइडियोलॉजी को ये आगे फॉलो करते हुए चल रहे हैं। स्टैंड फॉर द कोज ऑफ सिक्योरिंग, अब क्योंकि ये मेनली पार्टी शेड्यूल कास्ट एंड आदिवासीज के लिए है तो ये स्टैंड लेती है और साथ साथ उन्हीं के इंटरेस्ट, हित और वेलफेयर स्कीम्स के लिए ही ज़्यादातर ये चीज़ें लेके आती है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो बनता है कि ये किसके द्वारा फाउंड करी गई थी, तो उसमें नाम लिख रहे हैं ना, काशीराम। काशीराम एक व्यक्ति है, काशीराम के द्वारा 1984 में ये वाली पार्टी इस्टेब्लिश करी गई। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी को किसने इस्टेब्लिश करा है। क्लियर है? अब आगे छोटी छोटी पार्टी है, ये मतलब है तो नेशनल पार्टी में, बस थोड़ा थोड़ा देखते जाओ। CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। निशान क्या है इसका? ये एक हसिया बोलते हैं उसको, वैसे तो सिकल्स बोलते हैं। सिकल्स क्या काम करती है? इन्हें जो ये ईख वगैरह से काटने का काम आती है। दूसरा ये ध्यान रखना है कौन से ईयर में फॉर्म करी गई है? 1924 में। आइडियोलॉजी क्या है? मार्क्सिज्म और लेनिज्म। जब 9th क्लास में पढ़ के आए थे ना, कार्ल मार्क्स, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट जिसने दिया था, तो मार्क्स और लेनिन वही हैं। ये सोशलिज्म पे डिपेंड करते हैं कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को लेकर चलना चाहिए हमें। अपोज द फोर्स ऑफ सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म, तो अब सोशलिज्म की बात कर रहे हैं तो कम्युनल वालों का अपोज करते हैं। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज मीन ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास फार्मर्स पुअर। ये बेसिकली चली किसके लिए थी? फार्मर्स और गरीब किसानों वगैरह के लिए इन्होंने पार्टी चलाई थी। क्लियर है यहाँ तक? तो 4 पार्टी हो गई। उसके बाद 5th हमारी आती है CPIM। ये उसी से टूटकर बनी है। पहले जो CPIM पढ़ी थी, CPI से ही टूटकर कौन सी पार्टी बनी है? CPI और M। तो आइडियोलॉजी सम सेम है, बस इसका ये ध्यान रखना है 1964 में बनी है। उसमें पीछे ईख थे, इसमें ये हथौड़ी है। सिकल्स के साथ साथ क्या है? ये कुल्हाड़ी टाइप की है इसके सिंबल्स में। साथ साथ
आइडियोलॉजी सब सेम है, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इन्हीं सब पे काम करते हुए आ रही है और इसमें कुछ भी अलग नहीं आया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो आती है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC। क्या हो जाएगा ये शॉर्ट में, AITC। कब बनी है, 1988 में बनी है। तो रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी इन 2016। नेशनल पार्टी कब बन के आई है ये, 2016 में बन के आई है। कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, हैज़ बीन पावर इन द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में रूलिंग में है सिंस 2011 में। तो इसके जो लीडर्स की बात करें करंट में कौन है, ममता बनर्जी। और अगर हम लोकसभा इलेक्शन में भी बात करें तो लोकसभा इलेक्शन में करंट में थर्ड सबसे बड़ी पार्टी किसकी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ही पार्टी आ जाती है। थर्ड नहीं, फोर्थ, थर्ड नंबर पे आ रही है समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो ऑल्सो हैज प्रेजेंट इन वेस्ट बंगाल। सबसे मेन कहाँ पे है इनकी पार्टी, वेस्ट बंगाल में। बाकी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी थोड़ी थोड़ी वोट इनकी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो आती है NCP। NCP है नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी कब बनी है, 1999 में बनी है। ये कांग्रेस से ही अलग हुई है, पहले कांग्रेस के साथ ही थी, कांग्रेस से अलग हुई है। महाराष्ट्र की पार्टी है, महाराष्ट्र की पार्टी है। और इनके अलग होने का फॉर्म आफ्टर द स्प्लिट इन कांग्रेस, स्प्लिट कांग्रेस से अलग होकर बनी है। और हाई ऑफिस इन द गवर्नमेंट, इनका मेन काम क्या था जो इन्होंने अपोज करा था कि हाई ऑफिस इन द गवर्नमेंट टू बी कन्फाइंड टू द नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। उस टाइम पे क्या होता है देखो, 1999 के आसपास सोनिया गांधी जी की डिमांड होने लगती है कि उन्हें हम PM की पोस्ट देंगे। तो ये इस चीज़ से नाराज हो जाते हैं। तो इनकी जो मेन डिमांड होती है पार्टी से अलग होती है, क्या होती है कि जो हायर पोस्ट है गवर्नमेंट की, सरकार की, वो किसे मिलनी चाहिए, उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो नेचुरली बोर्न कहाँ पे करो, कंट्री के अंदर, देश के अंदर ही जिसने जन्म लिया हो, उसी को यहाँ पर टॉप लेवल की पार्टी मिलनी, पोस्ट मिलनी चाहिए। तो इस कारण से ये अलग हुए थे। बाकी सब चीज़ सेम है, डेमोक्रेसी, गांधीयन के सेक्युलरिज्म पे चले हैं, इक्विटी, सोशल जस्टिस, इन सब पे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें NCP, नेशनल पीपल्स पार्टी। तो नेशनल पीपल पार्टी 2012 में बनी है। बुक इसका सिंबल से इसका पूछ लिया जाता है, सिंबल्स आया हुआ है इसका कई बार, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं आता है। ठीक है, अब इससे अलग एक पार्टी, तो अगर हम देखें तो BSP तो इसमें से हट गई है, और BSP की जगह ऐड कौन सी हुई है, आम आदमी पार्टी ऐड हुई है। तो आम आदमी पार्टी के बारे में पढ़ लेना, थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी 2013 में ये रूलिंग में आई थी। लीडर कौन थे इसके, अरविंद केजरीवाल जी है, और अरविंद केजरीवाल जी इसके लीडर्स हैं, CM भी रहे हैं। बोलबाला की अगर हम बात करें दिल्ली में, अब ये नेशनल पार्टी बन चुकी है क्योंकि दिल्ली से अलग पंजाब में भी इसका एरिया है, और पंजाब से अलग गोवा में भी सीट है, और एक सीट अब इसकी जम्मू एंड कश्मीर में भी आ चुकी है। तो इस कारण से आम आदमी पार्टी करंट में नेशनल पार्टी के तौर पर भी जानी गई है। क्लियर है, तो BSP की जगह जो 7th नेशनल पार्टी है कौन सी है, आम आदमी पार्टी बनी है। क्लियर है, बाकी एक बार वेरीफाई कर लेना एग्जाम में जाने से पहले कि करंट में कौन कौन सी 7 पार्टी जो है हमारी नेशनल पार्टी के तौर पर जानी गई है। ये NCERT में दे रखी है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द वेरियस चैलेंज फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा क्या क्या चैलेंज फेस करे जाते हैं। तो चैलेंज फेस करे जाते हैं, सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होता है कि पार्टी के अंदर ही उन्हें डेमोक्रेटिक फील नहीं होता है। कैसे, एवरी मेंबर ऑफ पार्टी डज नॉट हैव अ चांस टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, कोई फैसला लेने की बात आती है, तो पार्टी के सब मेंबर से पूछा नहीं जाता है। हम इसीलिए देखते हैं कैसे कैसे आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं ना, तो कैबिनेट मिनिस्टर और PM, हर एक डिपार्टमेंट के अलग अपने मिनिस्टर हैं। मान लो आर्मी से रिलेटेड कोई काम करना है तो उसमें PM, डिफेंस मिनिस्टर, ये 2 मीटिंग करके ख़त्म कर देंगे। तो सब व्यक्ति के द्वारा सलाह नहीं ली जाती है। सेकंड, देयर इज़ नो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर। मेंबर के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है कि ठीक है अगर तुम पार्टी के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम्हें आगे जाके तुम्हें वो देंगे, लेकिन कभी भी पार्टी से तुम्हें निकाल भी सकते हैं, पार्टी के हेड पे डिपेंड करता है। थर्ड, पावर रिमेन इन द हैंड ऑफ फ्यू टॉप लीडर। ज़्यादातर हम देखते हैं कि पावर टॉप लीडर के हाथों में ही रहती है, हु डज नॉट कंसल्ट ऑर्डिनरी मेंबर। जैसे रूलिंग पार्टी BJP है, तो BJP हमने देखा है ज़्यादातर फैसले या तो PM खुद ले लेते हैं, या फिर अमित शाह जी, या फिर जिस मिनिस्टर की ज़रूरत होती है केवल उससे बात करके, सभी पार्टी से कंसल्ट नहीं करा जाता है। तो मोर देन लॉयल्टी टू द पार्टी प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज,
पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम मोर इम्पोर्टेंट। तो होना क्या चाहिए था कि लॉयल्टी किसके लिए होनी चाहिए थी, पार्टी के लिए या फिर पार्टी की जो प्रिंसिपल्स या पॉलिसी है उनके लिए। लेकिन उससे ज़्यादा क्या होता है, अगर तुम्हें पार्टी में आगे बढ़ना है तो पर्सनल लॉयल्टी मैटर करती है, यानी कि एक तरीके से चापलूसी करनी पड़ती है टॉप मोस्ट लीडर की। टॉप मोस्ट लीडर की चापलूसी करोगे तो तुम्हें आगे सीट मिलेगी, वरना नहीं मिलती है। तो ये है पहली कमी। इसमें से कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हो, हेडिंग ये हो जाएगी लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, और कोई सा एक पॉइंट डिफाइन कर सकते हो। सेकंड, डायनेस्टिक सक्सेशन, वंश का आगे बढ़ाना। तो ज़्यादातर ये इस चीज़ पे ध्यान देके चलते हैं, विद पावर इन द हैंड ऑफ फ्यू टॉप लीडर ऑल द पार्टी पोजीशन गो टू द फैमिली मेंबर। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब जो पार्टी रूलिंग में आ गई वे ज़्यादातर ये चाहती है या तो सत्ता मेरे हाथ में रहे या मेरे बेटे के या मेरे किसी रिश्तेदार के हाथ में जाए। अगर मैं अपनी पोस्ट छोड़ूँ भी तो किसी ऐसे को दूँ। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर वे किसे चाहते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर को ही आगे सीट मिले। दीज मेंबर्स मे नॉट बी क्वालिफाइड और हैव द एबिलिटी टू होल्ड द पोजीशन। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसे वे सीट देना चाह रहे हैं वे क्वालिफाई भी नहीं है, ये उनकी इतनी योग्यता भी नहीं है कि वे उस पार्टी की उस जो सीट पे जिस पे वे बैठेंगे उसको संभाल पाए। लेकिन उसके बाद भी हम ज़बरदस्ती प्रमोट कर देते हैं। जैसे वंशवाद का एक बढ़िया एग्जाम्पल चलता हुआ आ रहा है कांग्रेस का ही, कि हर बार उनके बेटे को, यानी कि पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे, फिर इंदिरा गांधी जी आए, इंदिरा गांधी राजीव गांधी आए, वहाँ तक तो चलो फिर भी सक्सेसिव थे, फिर सोनिया गांधी जी, अब राहुल गांधी। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी वीक होती जा रही है पार्टी, लेकिन फिर भी वे डायनेस्टिक की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड कमी क्या है, मनी एंड मसल पावर। हम पॉलिटिकल पार्टी में मेन मोटिव होना चाहिए लोगों की वेलफेयर स्कीम, लेकिन हम ध्यान किसका देते हैं कि किसके पास कितना पैसा है और कितना बाहुबली नेता है, हम उसी को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे पार्टी चूज दोज कैंडिडेट हु कैन रेज मनी फॉर द पार्टी एंड विन इलेक्शन विद देयर मनी। पार्टी उसे टिकट देती है जो जिसके पास पैसे ज़्यादा है। तुमने देखा होगा वैसे तो कि पार्टी का टिकट लेने के लिए भी, बड़ी पार्टी का टिकट लेने के लिए भी तुम्हें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए का टिकट आता है। और क्यों आता है, क्योंकि वे चाहते हैं कि ये पैसे देंगे, और पैसे देंगे फिर साथ साथ प्रमोट भी अपने पैसे से खुद कर लेंगे, तो पार्टी को फायदा हो। समटाइम पार्टी आल्सो सपोर्ट क्रिमिनल। अब इस चीज़ में मसल्स पावर्स का क्या मतलब है, अब जीतने की चाह इतनी हैवी हो जाती है दिमाग पे कि कई बार पार्टी किसी क्रिमिनल्स तक को भी सपोर्ट कर देती है। कई सारे ऐसे नेता होते हैं जिनके खिलाफ मर्डर का या और भी बड़े बड़े केस लगे हुए हैं, वे जेल में भी रहकर आए हैं, उसके बावजूद भी क्या काम हो जाता है कि ऐसे को सपोर्ट दे देती है, बिकॉज दे कैन विन इलेक्शन। क्योंकि ये देखते हैं कि उस एरिया में उनका बोलबाला ज़्यादा है और वे उनके लिए सीट जीत कर ला सकते हैं। तो इस कारण से भी उन्हें पार्टी इलेक्शन में सीट दे देती है। फोर्थ है मीनिंगफुल चॉइस टू अदर्स। कई बार क्या होता है मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे पाते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हैज सेव फंडामेंटल एंड आइडियोलॉजिकल इशू, वोटर डू नॉट हैव मीनिंगफुल चॉइस। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी का इनका क्या होता है, फंडामेंटल और आइडियोलॉजिकल इशू सेम हो जाते हैं। जैसे सब आके एक ही बात करेंगे, भाई गरीबी को हटाएंगे, देश के लिए ये करेंगे, पर करे हुए कैसे ये तो तुमने बताया ही नहीं। बस एक बात बोल देते हैं, हम आए तो हम गरीबी हटाएंगे, हम सबके भले के लिए काम करेंगे। अरे काम करोगे क्या वो भी तो बताओ। तो फिर क्या होता है, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं बचते हैं, कोई मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं रहती है। फिर क्या देखते हैं वे, इवन कुछ तो ऐसे होते हैं लीडरशिप पार्टी चेंज होते रहते हैं, पहले किसी पार्टी में थे अब दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर दिया। तो ऐसे क्या होता है, वोटर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसे लीडर्स के तौर पर वोट दूं या ना दूं। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है इंटरनल डेमोक्रेसी के चलते हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, suggest some reform to strengthen party so that perform their function well, और how party be reformed। हमें कुछ सजेशन देने हैं कि कैसे हम पार्टी को ताकतवर कर सकते हैं और ताकि वे अच्छे से अपने फंक्शन काम काज अच्छे से करें, या फिर पार्टी को कैसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम है, अलग अलग लैंग्वेज में बनकर आए हुए हैं। सबसे पहली बात, पार्टी कैन बी रिफॉर्म बाय रिसेंट एफर्ट, जो एफर्ट सरकार द्वारा करे गए हैं। सबसे पहला एंटी डिफेक्शन लॉ आया है। एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था, 1985 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। सॉरी एक सेकेंड, ये आया था 52 CA 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ आता है। तो द लॉ से दैट इफ एनी MLA और MP चेंज द पार्टी और ही सी विल लूज दी सीट इन द लेजिस्लेटिव। अगर कोई MLA या MP जीतने के बाद
अपनी पार्टी बदलता है। यानी कि मान लो मैं खड़ा हूँ चुनाव में, मैं बीजेपी से जीता, बाद में मैं बीजेपी छोड़ के कह दूं मैं तो कांग्रेस से जा रहा हूँ सपोर्ट करने, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, वो अपनी सीट से हार जाएगा और उसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये सेकंड है एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, एमसीक्यू में बन के आया हुआ है। एफिडेविट को हिंदी में बोलते हैं प्रमाण पत्र। तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ये हर व्यक्ति के लिए जो चुनाव लड़ रहा है उसके लिए जरूरी हो जाता है टू फाइल एन एफिडेविट, कि एक एफिडेविट फाइल करे सरकार के सामने, गिविंग डिटेल ऑफ हिज। इसमें उसको क्या क्या बताना पड़ता है, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा, उस पर क्या क्या क्रिमिनल केस चल रहे हैं वो बताएगा, ये सारी चीज़ें बताएगा जिससे लोगों को पता रहे। जैसे चुनाव से पहले हमें पता लग जाते हैं कि किस लीडर के पास कितने पैसे हैं या कितनी प्रॉपर्टी है, वो सब इसी से चलता है एफिडेविट से। तो एक ट्रांसपेरेंसी हो जाती है ताकि हमें पता लगे कि पिछली बार मान लो कोई व्यक्ति था, पिछली बार वो चुनाव लड़ने आया तो उसके पास मुश्किल से 1-2 लाख रुपए थे, इस बार वो चुनाव लड़ने आया उसके पास हो गए 20 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब 5 साल में उसने काम नहीं करा, अपने ऊपर काम करा है और सारी प्रॉपर्टी अपनी जोड़ी है। तो ये चीज़ काफ़ी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट, मैंडेटरी फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम रिटर्न। मैंडेटरी करा है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जरूरी करा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन करो, यानी कि पार्टी के अंदर भी चुनाव कराओ और साथ साथ फाइल करो इनकम टैक्स। जो तुम्हें पार्टी से पैसा मिल रहा है, जो तुम इनकम कर रहे हो, उसको भी इनकम टैक्स फाइल करो ताकि सरकार के पास अपडेट रहे कि किस पार्टी पर कितने पैसे हैं। तो ये तो इफेक्ट थे सरकार की तरफ से। अब बात करते हैं सजेशन। अगर हमें सजेशन देना हो तो हम क्या क्या सजेस्ट कर सकते हैं। पहला सजेशन क्या है कि कोई इंटरनल लॉ बनाया जाए। इंटरनल लॉ कैसा, A law should be made to regulate the internal affairs of the political party for resolving the internal dispute। अगर पार्टी के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे हमने कई बार देखा है कि सीएम फेस रिवेल होने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत चलती है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो पहले अशोक गहलोत की तरफ से फेस चेहरा लेके लड़ रहे थे, बाद में पता लगा कोई नया आ रहा है। सेम विद जैसे योगी जी से पहले कई बार जो हमारे डिप्टी सीएम बने हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य और ये सब, इनका चेहरा मेन चेहरे के तौर पर आ रहा था। लास्ट टाइम पे सीएम बन गए योगी जी, तो ये इंटरनल डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं कई बार। तो ऐसे सुधार के लिए भी क्या करना चाहिए, कुछ कानून बनने चाहिए, साथ साथ ओपन इलेक्शन होने चाहिए हाईएस्ट पोस्ट इन द पार्टी, कि पार्टी में सारे लीडर्स किसको अपना टॉप लेवल लीडर मानना चाह रहे हैं। मान लो पार्टी जीत गई तो सीएम का पहले ही पार्टी के अंदर लोगों से भी वोट लेनी चाहिए। ये ना हो कि टॉप मोस्ट लीडर जिसे बता दे वही आके सीएम या पीएम बन जाएगा। ठीक है। सेकंड है वुमेन रिजर्वेशन। वुमेन को रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। इट शुड बी मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी करो कि वे मिनिमम नंबर ऑफ टिकट तो लोग वुमेन्स को दे। एटलीस्ट 1/3 सीट है जो वुमेन कैंडिडेट की होनी चाहिए, क्योंकि ये अभी लॉ नहीं बना है, तो ये सजेशन के तौर पर रखा गया है। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब हम आते हैं नेक्स्ट, स्टेट फंडिंग। दूसरा, जैसे छोटी स्टेट फंडिंग क्या होती है कि स्टेट को भी कुछ पैसा देना चाहिए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टी मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन। सरकार को, गवर्नमेंट को भी कुछ पार्टियों को पैसा देना चाहिए टू इलेक्शन एक्सपेंसेस। दिस शुड गिवन विन द काइंड ऑफ पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन और कैश एक्सेट्रा। जैसे मान के चलते हैं कोई एक लोकल पार्टी है, छोटी पार्टी नहीं उभर के आई तो उसके पास पैसे होंगे नहीं। अब बड़ी पार्टी जो बहुत पहले से है, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, उनके पास बहुत पैसे हैं, तो वे चुनाव में बहुत बड़े लेवल पे खर्चा कर देंगे, लेकिन छोटी पार्टी प्रमोट नहीं कर पाएगी। तो दिक्कत कहाँ आएगी, तो ऐसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि ताकि थोड़ा थोड़ा जो मेन बेसिक काम है वो आप हमारी तरफ से लीजिए, लेकिन अपनी पार्टी को अच्छी आइडियोलॉजी के साथ प्रमोट करो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में बन के आ जाता है। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या है हमें। देखो, मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। करंट की डेमोक्रेसी जो है बिना पॉलिटिकल पार्टी के नहीं कर सकती है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जैसे हमने देखा था सिंगल पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम। इंडिया में कैसा है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या होगा, ऑप्शन ज़्यादा। बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है। तो अगर मान लो किसी को बीजेपी अच्छी नहीं लग रही तो क्या होगा, कांग्रेस को वोट देगा, तो इन्हें हारने का डर रहेगा। तो इसलिए मॉडर्न डेमोक्रेसी चलाने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत जरूरी हो जाती है। विदाउट पॉलिटिकल पार्टी एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो जो चुनाव लड़ेगा वो कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट लड़ेगा,
बिना किसी पार्टी के लड़ेगा। मान लो मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊं, हो सकता है मैं जीत भी जाऊं, तो मैं पार्टी की तरफ से तो नहीं लड़ा, फिर मैं ध्यान किसका रखूंगा। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी। तो मैं केवल एक सीट जीत के आया हूं, मैं पूरे देश के लिए नहीं अनाउंस कर सकता कि मैं पूरे देश को इतना काम दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। देश के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, पार्लियामेंट में 2/3 की मेजोरिटी भी तो चाहिए, 2/3 के बहुमत से पास भी तो कराना पड़ेगा ना। तो वो नहीं करा सकता, तो क्या होगा कि हाँ, मैं केवल अपनी अपनी सीट के बारे में सोचूंगा। अब गवर्नमेंट में बी फोर्ड बट इट यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। अगर सरकार बन भी जाएगी तो वो कब तक टिकेगी ये भी भरोसा नहीं होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट लीडर है, वो तो कोलेशन किसी और के साथ भी कर सकता है। मान लो बीजेपी से मेरी बात नहीं बनी तो मैं जाके कांग्रेस को सपोर्ट कर दूंगा, तो पार्टी की जो मेजोरिटी होनी थी वो टूट जाएगी और सरकार दूसरे की बन जाएगी। नेक्स्ट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल। इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वे अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेही देनी पड़ती है उन्हें। जवाबदेही कैसे, टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, कि जिस चुनाव क्षेत्र से वे जीत कर आए हैं उन्होंने उसके लिए क्या काम करा है। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउ द कंट्री विल बी रन। तो अगर इंडिपेंडेंट हुए तो वे केवल अपने अपने एरिया के बारे में तो बात करेंगे कि हाँ हमने अपने एरिया में काम कर दिया, लेकिन क्या इंडिपेंडेंट व्यक्ति पूरे देश के लिए बात कर लेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी का 2 या 3 सीट जीत के आया 543 में से, तो क्या वो पूरे देश के लिए अनाउंस कर देगा कि मैं पूरे देश में ये चेंज कर दूंगा, कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि पूरे देश के लिए 2/3 की भी तो मेजोरिटी चाहिए, इतनी तो उसके पास रहेगी नहीं, तो लो कैसे लेकर आएगा नया। तो ये होती है हमारी 4th प्रॉब्लम। तो बेसिक मेन चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया, कुछ टर्म है छोटी छोटी सी जो दे रखी है उसे देख लो। रूलिंग पार्टी कौन होती है, रूलिंग पार्टी होती है जीतने वाली। पॉलिटिकल पार्टी दैट रन द गवर्नमेंट, जो जीत कर सरकार को चलाती है उसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं, और जो हार कर काम करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। ठीक है, हारने वाली कौन सी, अपोजिशन पार्टी, और जीतने वाली रूलिंग पार्टी। डिफेक्शन क्या है, डिफेक्शन होता है चेंजिंग पार्टी अलायंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गोट इलेक्टेड टू द डिफरेंट पार्टी। मान लो एक व्यक्ति चेंज कर ले अपनी उस पार्टी को जिससे वो जीत कर आया और उसकी जगह दूसरी पार्टी में चला जाए, कि एक व्यक्ति बीजेपी से जीता और चुनाव जीतने के बाद किस में चला जाए, कांग्रेस में चला जाए, तो उसको बोला जाएगा डिफेक्शन। थर्ड है एफिडेविट। एफिडेविट हम देख चुके हैं, एक साइन डॉक्यूमेंट है, बेसिकली बस एक कागज है जो क्या करता है, सबमिट करा जाता है ऑफिसर को। वेयर ए पर्सन मेक अ स्worn स्टेटमेंट, जिसमें एक पर्सन क्या करता है, एक शपथ के तौर पर स्टेटमेंट देता है रिगार्डिंग हिज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें प्रॉपर्टी बताएगा, पैसे बताएगा, क्रिमिनल केस बताएगा, ये सारी चीज़ें बताकर वो चुनाव से पहले अनाउंस करके आता है। उसके बाद आता है पार्टीशन। पार्टीशन हमने देख लिया, अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी ग्रुप और फैक्शन, जो व्यक्ति किसी पार्टी दल या फिर किसी ग्रुप के उसके लिए फेवर करने लग जाए, पक्षपात करने लग जाए, तो उसे हम पार्टीशन बोलेंगे। और इसी से निकल के आया पार्टीशनशिप, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, पार्टीशनशिप बोलते हैं। नेक्स्ट है अलायंस और फ्रंट। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, और इसी का दूसरा वर्ड आता है जो हम पहले पढ़ के आए हुए हैं, कोलिशन। कोलिशन और अलायंस में क्या मीनिंग है, देखो कोलिशन होता है चुनाव से, अलायंस होता है चुनाव से पहले। चुनाव से पहले सारी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े तो वो अलायंस बोला जाएगा। चुनाव जीतने के बाद किसी को भी मेजोरिटी ना मिले फिर वे गठबंधन करें तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट बोला जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं, व्हेन सेवरल पार्टी इन मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, जब कई सारी पार्टी जीते और मतलब चुनाव जीतने के लिए आपस में मिले और मिलकर चुनाव लड़े ताकि पावर में आ सके। अब ये एक शॉर्ट एमसीक्यू टाइप में, पहले जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा के जो सबसे पहले इलेक्शन हुए थे कब हुए थे, 1951-52 में हुए थे आज़ादी के बाद। दूसरा ये हम कर चुके हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वे हैं फर्स्ट चेयरपर्सन थे बीजेपी के, और काशीराम जी ने क्या करा है, फर्स्ट चेयरपर्सन थे किसके, बीएसपी के। ये भी इम्पोर्टेंट के तौर पर आ जाते हैं कि बीजेपी का फर्स्ट चेयरपर्सन श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बीएसपी के काशीराम जी। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब ये चैप्टर हमारा होता है ख़त्म। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आंसर लगाना। जैसे चलो देख लो, मैंने पहले भी बताया था ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के कितने कंपोनेंट थे, 3 बताए थे ना, लीडर भी है, एक्टिव मेंबर्स भी होने चाहिए और फॉलोअर्स भी होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन इसका मेंबर नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नोट पूछ रहा है, ध्यान रखना, ऐसी कारण से ऑप्शन गलत हो जाते हैं हमारे। अब अगला कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी हैज ए मल्टी पार्टी सिस्टम, एक से ज़्यादा पार्टी किसमें है, इंडिया में। चाइना कैसी है, सिंगल पार्टी सिस्टम।
यूएसए और ब्रिटेन कैसे हैं, 2 पार्टी सिस्टम, कर चुके हैं ना। थर्ड, हु प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, रजिस्ट्रेशन करना और पॉलिटिकल पार्टी को पहचान देने का काम किसका है। तो पॉलिटिकल पार्टी या चुनाव से रिगार्डिंग कुछ भी काम आए तो वो किसके पास जाएगा, केवल और केवल इलेक्शन कमीशन के हाथों में, और किसी का लेना देना नहीं होता है। क्लियर है। फोर्थ, बहुजन समाज पार्टी किसके लीडरशिप में आई है, तो बहुजन समाज पार्टी किसके लीडरशिप में आई है, सीधा सीधा काशीराम जी के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, जो सबसे पुरानी पार्टी है 1885 में बनी थी, सबसे पुरानी पार्टी हमारी कौन सी है, कांग्रेस। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अ वन पार्टी सिस्टम, देखो इस पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो 1 पार्टी सिस्टम किसमें, चाइना में। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए क्या जरूरी है, बताओ। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए देख लो, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, फर्स्ट सेकंड नहीं है, नीचे यहाँ से ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड जरूरी है, फर्स्ट एंड थर्ड जरूरी है, सेकंड एंड थर्ड जरूरी है, या सारे जरूरी है। तो पहला ये कह रहा है 6% होनी चाहिए वोट किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में। दूसरा 6% होनी चाहिए लोकसभा में, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इनमें से तो कोई एक भी मिल गया जब भी काम चल जाएगा। तीसरा, एटलीस्ट कितनी सीट जीतनी चाहिए, 4 सीट। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी, ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट, असर्शन रीजन है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऑप्शन है, ये तुम्हारे 4 हो गए क्वेश्चन, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट करके बताना इनके क्या क्या आंसर होंगे। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट 12 और 13, भारतीय जनता पार्टी की जो है फिलोसफी क्या है, तो फिलोसफी पे क्वेश्चन बन के आ जाता है, इसका था इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, ठीक है। आंसर अपने मैच कर लेना यहाँ से, फर्स्ट सेकंड, ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर। जब आंसर कर लोगे तो उसके बाद यहाँ से मैच करने हैं। चलो एक केस बेस भी दे देता हूँ तुम्हें, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे पढ़ना, और उसके बाद ये है इसके क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनके आंसर तुम्हें देने हैं। इस बार वाले बोर्ड में भी इसमें से एक केस बेस बन के आया हुआ था, पैसेज को पढ़ के इनके आंसर करने हैं, ठीक है। एक केस बेस ये और दूसरा केस बेस तुम्हारा ये वाला, ठीक है। पहले वाले के आंसर अपने आगे मैच कर लेना इससे, दूसरे वाला तुम्हें खुद सोल्व करना है। इसे सोल्व करके इसके आंसर अपनी कॉपी में लिख के रखना। केस बेस भी 4 नंबर के आते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्लियर है इतनी चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है अच्छे से ख़त्म। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो उससे पहले तो यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल पार्टी का वो चैप्टर होता है ख़त्म। आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूरा चैप्टर कवर करा दिया, एमसीक्यू दे दिए, उसके साथ साथ केस बेस तुम्हें सोल्व करने के लिए दिए हैं। एक केस बेस का आंसर नीचे दे रखे हैं, सोल्व करना खुद से, उसका आंसर मैच करना, और दूसरे वाला तुम्हें ही सोल्व करना है। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना, और जो 10th में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।